India is in trouble. The Indian economy, it appears to be slowing down. After years of rapid growth, it is hitting a speed bump. Indian economic growth has slowed to a near two-year low of 5.4%. About 65% of the youth in India are jobless. 65%. October inflation number that's just come in at a 14-month high of 6.2%. US GDP growth number is 7%. Is India's growth story just a lie? ये हमारा बजट जो है ना बहुत ज्यादा गिर गया है। सहमति से इतनी बड़ी बढ़ गया है इसको रखने का नाम नहीं हो तो बढ़ गया आगे और बढ़ेगा। इन्वेस्ट इन इंडिया। आई एम श्योर आपने ये हर बड़े मिनिस्टर या म्यूचुअल फंड बेचने वाले के मुंह से सुना होगा, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमारी जीडीपी गिर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और मार्केट्स भी गिर रहे हैं। तो क्या इन्वेस्ट इन इंडिया बस एक ऐसी कहानी है जो हमें सुनाई जा रही है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसे मार्केट में डालें? हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी क्लब। मैं हूं सिया हर्षिता अय्यर और आज के वीडियो में मैं आपको आने वाले नए साल के लिए पूरी तरीके से तैयार करूंगी ताकि 2025 आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी का बेस्ट ईयर हो। Here are the chapters for this video. इस वीडियो के एंड में आपको स्मार्ट मनी क्लब की तरफ से एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गिफ्ट मिलेगा जो 2025 में आपकी ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। So, without wasting any more time, let's start the video. Chapter number 1. We are going to discuss everything that is going on wrong in our country right now. वो सारे इश्यूज जो हम एज ए कंट्री इस वक्त फेस कर रहे हैं और जो हम हमारे मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला इशू एंड सबसे बड़ा और कंसर्निंग इशू है हमारी जीडीपी का स्लो डाउन हो जाना। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि Q2 में हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा अराउंड 6.5 to 7%, लेकिन जब एक्चुअल फिगर्स आए हमारे Q2 के जीडीपी ग्रोथ के, दे वर एक्चुअली वेरी वेरी शॉकिंग। हमने Q2 में सिर्फ और सिर्फ 5.4% का ग्रोथ रेट अचीव किया। इसी के साथ ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि इस पूरे साल हमारी इकोनॉमी 7.2% के ग्रोथ रेट से ग्रो होगी, लेकिन इस एक्सपेक्टेशन को भी कम कर दिया गया है। इस साल हमारी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ 6.6% से ग्रो होगी। सो दिस इज अ वेरी बिग इशू। नाउ द सेकंड इशू दैट वी आर फेसिंग इज द एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अक्टूबर के मंथ में अपने 14 मंथ हाई पे पहुंच गया था। अब इन्फ्लेशन का बढ़ना हमारी कंट्री के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? सी, इंडिया इज करंटली अ डेवलपिंग कंट्री। हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से 30 से 40% ऑफ आवर एंटायर पॉपुलेशन इज जस्ट द मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। और आज एक एवरेज मिडिल क्लास हाउस होल्ड अपनी पूरी की पूरी इनकम का 50% सिर्फ और सिर्फ फूड और डेली एसेंशियल्स के आइटम में स्पेंड करता है। तो ऐसी कंट्री में इन्फ्लेशन का बढ़ना बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है पूरी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास बहुत हेवीली सफर करती है इन्फ्लेशन से। अब इसी के साथ एक थर्ड वेरी बिग इशू इज हमारी कंट्री में जॉब ग्रोथ इस वक्त नेगेटिव है। एज यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस ग्राफ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, उस सेक्टर में हमारी जॉब ग्रोथ एक्चुअली में डिक्लाइन हो रही है। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री राइट नाउ। अब इसी के साथ एक और बहुत बड़ी इशू है हमारा कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाना। लोग आज उतने गुड्स नहीं डिमांड कर रहे हैं जितना आज से 2 या 3 साल पहले कर रहे थे। अब इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक तो हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के जेब में पैसे बहुत ज्यादा कम बच रहे हैं, एंड ऊपर से हमारी जॉब ग्रोथ भी उतनी ज्यादा अच्छे रेट पे नहीं हो रही है। इसीलिए लोगों ने नेचुरली अपना कंजम्पशन काफी कम कर दिया है। रिसेंटली नेस्ले के सीईओ ने कहा था कि हमारी कंट्री का मिडिल क्लास पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है। You can clearly see it. इस कंजम्पशन स्लोडाउन से FMCG कंपनीज क्लियरली काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही है। अब ऑन टॉप ऑफ दिस हमारी अगली बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर मिडिल क्लास कंप्लेन कर रहा है, वो है हमारी कंट्री में बढ़ते हुए टैक्सेस। हमारी कंट्री में टैक्स डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। इस साल ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स को 1.2% से बढ़ाया, लेकिन इनकम टैक्स को अप टू 20% से बढ़ा दिया है। ऐसे तो गवर्नमेंट शुड टैक्स द रिच एंड बेनिफिट द पुअर, लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा सिनेरियो चल रहा है। जीएसटी के लिए भी एक नया स्लैब रेट इंट्रोड्यूस होने वाला है विच इज गोइंग टू गो अप टू 35%। इसीलिए हमारी कंट्री में टैक्स डिस्पैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस हमसे ले रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये टैक्स के कलेक्टेड पैसे से हमारी कंट्री पे ही तो खर्चा करने वाली है, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट पे खर्चा करने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ी इश्यू ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को ही कम कर दिया है, यानी गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस ज्यादा ले रही है और उसके सामने हमारी कंट्री पे खर्चे भी कम कर रही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग इश्यू दैट वी आर फेसिंग एज एन इकोनॉमी। अब ऑन टॉप ऑफ दिस हमारा रुपी ऑल टाइम लो पे पहुंच चुका है। एक टाइम पर $1 को खरीदने के लिए हमें सिर्फ 50 to 60 रुपीज स्पेंड करने पड़ते थे, लेकिन आज वही $1 को खरीदने के लिए हमें 85 रुपीज से भी ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उन कंपनीज पे पड़ रहा है जो बाहर से अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। सो रुपी का इतना ज्यादा वीकन हो जाना बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। एवरी सिंगल डे रुपी एक न्यू ऑल टाइम लो हिट करता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में हर रिटेल इन्वेस्टर कंप्लेन कर रहा है वो है FII की हेवी सेलिंग। एज यू कैन क्लियरली सी हियर, FII हैज बीन ऑन अ सेलिंग स्प्री। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मंथ FII ने हेवी क्वांटिटीज में सेलिंग करी है और इसका इंपैक्ट हम हमारे मार्केट्स पे भी देख सकते हैं। सो दीज वर ऑल द इश्यूज दैट वी आर करंटली फेसिंग एज अ कंट्री। पर अब इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या अगला साल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है? क्या हमें इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबसे पहले ये समझे कि हम इस पोजीशन में पहुंचे कैसे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, इंडिया इतनी बुरी कंडीशन में एग्जैक्टली पहुंची कैसे?
इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है। ये कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले, जब हम सभी लॉकडाउन में थे। तो हुआ ये था कि जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन एकदम से बूम हो गया। अब इसके पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजंस हैं कि क्यों हमारी कंट्री में अचानक से 2021 के बाद कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सबसे पहला रीजन है कि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पेंट अप डिमांड थी। 2020 में लॉकडाउन की वजह से हम सभी अपने घर में ट्रैप थे, इसलिए नेचुरली हमने उतने ज्यादा खर्चे नहीं करे। लेकिन जैसे ही 2021 में धीरे धीरे लॉकडाउन रिलीव होने लगा, यही पेंट अप डिमांड इकोनॉमी में शो होने लगा। लोगों ने जो अपने वेकेशंस पोस्टपोन किए थे, अपनी शादी के प्लान्स पोस्टपोन किए थे, 2021 में उन्होंने ये सभी चीजों पे खर्चे करने शुरू कर दिए। पीपल स्टार्टेड गोइंग क्रेजी ऑन स्पेंडिंग। नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस, आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही ज्यादा गिरा दिए। आप मेरी स्क्रीन पे जो ग्राफ देख रहे हैं वो है इंडिया के इंटरेस्ट रेट का ग्राफ। एंड एज यू कैन क्लियरली सी हियर, 2020 में आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ही ज्यादा गिरा दिया था। अब ऐसा क्यों किया? टू सिंपली रिलीव द इकोनॉमी। लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में नहीं चली जाए, इसीलिए आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज्यादा गिरा दिया, ताकि लोगों के लिए लोन लेना बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाए। लोग जितना ज्यादा लोन लेंगे, उनके हाथों में उतना ज्यादा पैसा आएगा, वो उतने ज्यादा खर्चे करेंगे, उतने ज्यादा गुड्स डिमांड करेंगे और उतनी ज्यादा हमारी जीडीपी ग्रो होगी। सिमिलरली, जितने कम और जितने लुक्रेटिव इंटरेस्ट रेट्स कंपनीज को मिलेंगे, वो उतना ज्यादा लोन उठाएंगे और उतने ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, 2020 में हमारे इंटरेस्ट रेट्स इतने ज्यादा गिर चुके थे जितना पिछले 25 सालों में नहीं गिरे थे। इंडिया ने इतना सस्ता क्रेडिट आज तक अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा था। लोगों के लिए लोन लेना इतना ज्यादा सस्ता हो चुका था, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कार लोन लेना शुरू कर दिया, होम लोन लेना शुरू कर दिया, पर्सनल लोन लेना शुरू कर दिया। पीपल वर लिटरली गेटिंग ड्रंक ऑन क्रेडिट। दैट वाज अ वेरी बिग रीजन कि क्यों 2021 के बाद हमारा कंजम्पशन एकदम से बूम होने लगा, क्योंकि लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आने लगा खर्च करने के लिए। इस कंजम्पशन बूम का तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन था हमारे कंज्यूमर्स का बिहेवियर शिफ्ट होना। रिसेंटली विशाल मेगामार्ट के सीईओ ने अपने इंटरव्यू में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कही थी। सोशल मीडिया की वजह से आज एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान जो कंटेंट कंज्यूम करता है और कोई रिच या अपर क्लास सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का इंसान जो कंटेंट कंज्यूम करता है, वो कहीं ना कहीं सेम है। इस रीजन की वजह से आज एक मिडिल क्लास इंसान भी ज्यादा क्वालिटी और ज्यादा वैरायटी के गुड्स डिमांड कर रहा है। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। एक टाइम पे प्री वेडिंग फोटोशूट एक ऐसा इवेंट होता था जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग करते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों में प्री वेडिंग फोटोशूट एक नेसेसिटी हो चुकी है। दैट इज हाउ द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर इज शिफ्टिंग इन आवर इकोनॉमी। नाउ ऑन टॉप ऑफ दिस, इंडिया में एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चेंज आया। हमारी कंट्री में माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एकदम से बढ़ने लग गए। अब ये छोटी बैंक्स एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल चीज करते हैं। ये लोग सामने से लोगों को लोन्स ऑफर करते हैं। दे लिटरली पुश पीपल टू टेक लोन्स। आई एम श्योर आपको भी फोन कॉल आया होगा रिगार्डिंग पर्सनल लोन। मुझे तो उस वक्त बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आते थे। नाउ द इशू हियर इज कि ये बैंक्स उन लोगों को भी लोन्स देने लगी जो लोन लेना डिजर्व ही नहीं करते, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिनके पास कोई कोलैटरल नहीं है, जो बेसिकली सब प्राइम बोरोवर्स है। उन्हें भी ये लोग जबरदस्ती लोन देने लगे। ये लोग कस्टमर को कन्विंस करने लगे कि अगर तुम्हारा ऑलरेडी कोई आउटस्टैंडिंग लोन है तो तुम एक नया लोन ले लो पहले उस आउटस्टैंडिंग लोन को पे ऑफ करने के लिए। इसी को नेटिंग ऑफ कहा जाता है। अब ये सारी एक्टिविटीज की वजह से हमारी कंट्री का रिटेल क्रेडिट एकदम शूट अप होने लगा। वो लोग जो लोन लेना डिजर्व नहीं करते थे, उनके हाथ में भी पैसे आने लगे एंड नेचुरली इन लोगों ने भी इस पैसे से ज्यादा गुड्स डिमांड करना शुरू कर दिया। अब इंडिया में एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शिफ्ट आया, विच वाज अ नीड फॉर क्विक मनी। लोगों की इजी मनी अर्न करने की भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। पीपल स्टार्टेड पुटिंग मोर एंड मोर मनी इन एफएनओ, स्टार्टेड डूइंग मोर एंड मोर स्पेकुलेशन। 2020 से लेके आज तक हमारे नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स 4 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसी के साथ बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स भी बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। एक टाइम पे गैम्बलिंग को बहुत ही ज्यादा बुरी नजरों से देखा जाता था, लेकिन आज क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स ओपनली हमें प्रमोट कर रहे हैं टू बेट मोर एंड मोर, टू गैम्बल मोर एंड मोर मनी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शिफ्ट था जो हमारी कंट्री में हुआ। अब ये सभी रीजंस की वजह से हमारी इकोनॉमी एक ऐसे ग्रोथ रेट पे ग्रो हो रही थी जो सस्टेनेबल नहीं था। लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे उस टाइम पे कि हमारी इकोनॉमी डबल डिजिट्स में ग्रो हो रही है, लेकिन उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स पे। ये ग्रोथ रेट एक्चुअली में सस्टेनेबल नहीं था, क्योंकि अब ये पार्टी खत्म हो चुकी। सबसे पहले तो आरबीआई ने यही स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस डाल दिए हैं। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे कोई नई न्यूज आती है कि आरबीआई ने कोई नई एनबीएफसी को या तो बंद कर दिया या तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लायंस रेगुलेशंस डाल दिए। इसकी वजह से लोगों को जो आसानी से लोन्स मिल रहे थे, अब कहीं ना कहीं वो नहीं मिल। ऑन टॉप ऑफ दिस, वो अनडिजर्विंग लोग जिनके पास कोई कोलैटरल नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन फिर भी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ने उन्हें बस लोन्स दे दिए थे, उन सभी बोरोवर्स ने अपने इंस्टॉलमेंट्स में डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। अब नेचुरली अगर उन लोगों को भी लोन दे दिया जाए जिनकी इनकम उतनी है ही नहीं कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर सके, तो 1 या 2 साल बाद वो अपने इंस्टॉलमेंट्स में डिफॉल्ट करना शुरू कर देंगे। और इस वक्त एग्जैक्टली यही हो रहा है। अब इसके ऊपर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स अब गिरा ही नहीं रही। 2020 के टाइम पे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को जितना लो कर दिया था, उन्होंने 2022 के बाद लाइन से इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना शुरू कर दिया। अब हमारी जीडीपी स्लो डाउन हो चुकी है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आरबीआई को अब अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देना चाहिए ताकि इकोनॉमी फिर से रिवाइव हो, लेकिन आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। अब एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट का एटीट्यूड। गवर्नमेंट मेनली 2 तरीके के खर्चे करती है हमारी कंट्री में। एक खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जो गवर्नमेंट हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करती है, जैसे कि नए रोड्स बनाना, नए ब्रिजेस बनाना वगैरह वगैरह। वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे होते हैं जिससे गवर्नमेंट डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग सब्सिडीज निकालना, अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करना। तो गवर्नमेंट इस वक्त
अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो बढ़ा रही है, यानी हमारे कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो स्पेंड कर रही है, लेकिन वहीं पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डायरेक्टली लोगों के हाथ में पैसा देता है उसे गवर्नमेंट कम कर रही है ना। तो क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? गवर्नमेंट का इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एजेंडा है और वो एजेंडा है हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट कम करना। आसान भाषा में गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी इनकम उसके खर्चों से ज्यादा। इस अप्रोच से अल्टीमेटली हमारी कंट्री की मिडिल क्लास अफेक्ट हो रही है, क्योंकि अब मिडिल क्लास जिसके पास ऑलरेडी स्पेयर इनकम कम होती है उन्हें ज्यादा टैक्सेस भरने पड़ रहे हैं और गवर्नमेंट उन्हें किसी तरीके का एड भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है थ्रू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो अल्टीमेटली द मिडिल क्लास इज सफरिंग हेवीली राइट नाउ। द मेन क्वेश्चन हियर इज, क्या ये सभी चीजों की वजह से आने वाले सालों में हमारी कंट्री बहुत ज्यादा सफर करने वाली है? क्या 2025 में आपको अपना पैसा इंडिया में लगाना चाहिए या नहीं? ये सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3, इज 2025 द राइट ईयर टू बेट ऑन इंडिया? अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या आपको अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने वाली हूँ विच इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। हम इस वक्त हमारी इकोनॉमी और हमारी स्टॉक मार्केट जर्नी में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। हमारी कंट्री में सेम टाइम पे बहुत अलग अलग चीजें चल रही है। एक जगह जहाँ पे हमारी कंट्री के मिडिल क्लास बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, वहीं पे हमारी कंट्री के रिच और अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी खुल के खर्चे कर रहे हैं। I'll give you a few examples. जहाँ पे हमारी कंट्री में एंट्री लेवल कार्स और टू व्हीलर्स की सेल्स उतनी ज्यादा ग्रो नहीं हो रही है, वहीं पे लग्जरी कार्स की सेल ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। मर्सिडीज ने इस क्वार्टर इंडिया में रिकॉर्ड हाई सेल्स की है। एक जगह जहाँ पे कॉमन मैन के पास में घर खरीदने के पैसे नहीं हैं, वहीं पे इंडिया का लग्जरी रियल एस्टेट बूम कर रहा है। Another very interesting point here is, आज एक अमीर इंसान अपने बच्चे के एजुकेशन में जितना पैसा खर्च करता है उससे 2 गुना ज्यादा वो अपने बच्चे की शादी पे खर्च कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली चल क्या रहा है? अभी तक तो हमने यही देखा कि इंडिया का मिडिल क्लास बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और वहीं पे हमारी कंट्री के अमीर लोग बहुत ज्यादा थ्राइव कर रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन आवर इकोनॉमी? इस वक्त हमारी कंट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन से गुजर रही है। हिस्टोरिकली जब भी किसी भी कंट्री की पर कैपिटा जीडीपी $2000 को क्रॉस कर देती है, उस टाइम पे उस कंट्री में एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। Now, what is this point of inflection? जब भी कोई कंट्री की जीडीपी $2000 पर कैपिटा को क्रॉस कर देती है, उसके बाद जो पैसा नेसेसिटीज में खर्च किया जाता है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, उससे कई गुना ज्यादा खर्चा किया जाता है ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम्स। व्हाट इज डिस्क्रिशनरी आइटम्स? डिस्क्रिशनरी आइटम्स का मतलब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हो या तो आप अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ने के लिए भेज सकते हो। तो अगर आप अपने बच्चों को फॉरेन भेज रहे हो तो दैट इज अ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अगर आप चाहते तो आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा सकते थे, बट आप वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हो टू सेंड योर किड टू अब्रॉड। सो दैट इज बेसिकली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक नॉर्मल मारुति की कार ले सकते हो या तो आप ज्यादा पैसा खर्चा करके ऑडी खरीद सकते हो। तो अगर आप ऑडी खरीद रहे हो देन दैट इज अ डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस। सो जब भी किसी कंट्री में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है ऑफ $2000 पर कैपिटा इनकम, तब उस कंट्री में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लगती है और वो कंट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे होने लगती है। सो इस वक्त इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होगा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। एंड ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, ये हर उस कंट्री के साथ होता है जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनती है। अब यही चीज गवर्नमेंट को पता है। हमने बात करी थी कि कैसे गवर्नमेंट शुड टैक्स द रिच एंड बेनिफिट द पुअर, पर गवर्नमेंट इज नॉट टैक्सिंग द रिच। इसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा गहरा रीजन है। तो इस वक्त गवर्नमेंट के लिए जो अमीर लोग हैं, जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स कंज्यूम कर रहे हैं, वो बेसिकली सोने की मुर्गी है। तो गवर्नमेंट क्यों सोने की मुर्गी को ही काटेंगे? Like just think about it. हम देखते हैं फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव, क्यों गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, क्यों गवर्नमेंट मिडिल क्लास को इतना ज्यादा परेशान कर रही है। बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट नोज कि ये मिडिल क्लास ऑलरेडी सफर कर ही रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये लोग तो कंट्री की कंजम्पशन को ड्राइव नहीं करने वाले हैं। अगर इंडिया का ग्रोथ होगा तो इट विल ओनली एंड ओनली बी ड्रिवन बाय द रिच एंड अपर मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी। इस वक्त गवर्नमेंट का लॉजिक बहुत ही ज्यादा क्लियर है। गवर्नमेंट के लिए अमीर लोग वो हैं जो कंट्री का कंजम्पशन ड्राइव करने वाले हैं, तो वो इन्हें क्यों टैक्स करे? इन्हें और ज्यादा प्रमोट करते हैं, इन पे कम टैक्सेस लगाते हैं ताकि ये और खर्चे करे और कंट्री की ग्रोथ को और ज्यादा ड्राइव करते हैं। और वहीं पे कंट्री के गरीब लोग हैं गवर्नमेंट का वोट बैंक, इसीलिए ये इन्हें अलग अलग एड्स, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू खुश रखते हैं। एंड अल्टीमेटली पिसता है मिडिल क्लास, जिसके पास ना ही गरीबों वाले एड्स है और ना ही अमीरों वाले टैक्स बेनिफिट्स। सो अगर फेयरनेस की बात करें तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फेयर, पर अगर हम प्योरली एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारी जीडीपी को बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियल रेट पे ग्रो होने में हेल्प करेगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया इज द परफेक्ट इमर्जिंग मार्केट राइट नाउ।
I'll explain how. इंडिया के पास एक डिजिटल स्टैक है. बेसिकली इंडिया के पास एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है. नाउ व्हाट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? एक तो हो गया नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा जो हम नॉर्मली देख सकते हैं. पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पिछले 1-2 सालों में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है. हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के 2 लेयर्स है. हमारा फर्स्ट लेयर है आइडेंटिटी लेयर, यानी हमारा आधार. अब पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजिटल बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम डेवलप किया है, यानी हर इंसान आज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एग्जिस्ट करता है. ऑलमोस्ट 95% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज नाउ आइडेंटिफाइड इन इट्स आधार सिस्टम. अब इसका इम्पैक्ट क्या है? जैसे ही कोई इंसान गवर्नमेंट के आधार सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है. इसीलिए जब से गवर्नमेंट ने ये सिस्टम शुरू किया है, उसके बाद 80 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स खुले हैं. अब कोई इंसान सबसे पहले गवर्नमेंट की आधार में रजिस्टर होता है, वहां से उसके लिए एक बैंक अकाउंट खोलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. अब इसके बाद हमारा पेमेंट लेयर काम करना स्टार्ट करता है, विच इज बेसिकली आवर कंट्रीज यूपीआई सिस्टम. आज एक आम आदमी के लिए 4-5 हजार का स्मार्टफोन खरीद के यूपीआई ट्रांजैक्शन करना इतना ज्यादा आसान हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था. एंड ये पूरा का पूरा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा यूनिक है कि कोई कंट्री आज ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जिसके पास ये सेम इंफ्रास्ट्रक्चर हो. नॉट इवन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका. अब ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हमारे पास एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज किसी कंट्री के पास नहीं है. लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट होगा एज इन्वेस्टर्स? इसके 2 मेजर इम्पैक्ट्स हैं. सबसे पहला है, जैसे ही कोई भी कंट्री में डिजिटलाइजेशन आने लगती है, हमारा कंजम्पशन डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ने लगता है. यही चीज हमने यूएस में फैंग स्टॉक्स के साथ देखी थी. यूएस में एक एवरेज इंसान के पास अपना पहला कंप्यूटर 1980s 1990s के टाइम पर आया था. एंड उस वक्त फैंग स्टॉक्स ने फिनोमिनल रिटर्न्स दिए थे. फैंग स्टॉक्स यानी फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, ये वो 4 स्टॉक्स थे जिन्होंने उस टाइम पर यूएस मार्केट की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा हेवीली डोमिनेट किया था. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो एक एवरेज इंडियन के पास उसका पहला कंप्यूटर यानी उसका स्मार्टफोन अब जाके आ रहा है. So you can only imagine the amount of growth that it is going to drive. अब इसका दूसरा बहुत ही ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है कि जितने ज्यादा बैंक अकाउंट्स खुलेंगे उतना ज्यादा रिटेल इनफ्लो हमारे मार्केट में आएगा. ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी बिग रीजन कि क्यों आज इंडिया एक परफेक्ट इमर्जिंग मार्केट. इंडियन मार्केट की नेक्स्ट स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री का रिटेल पार्टिसिपेशन. अराउंड मार्च 2023 हमारी कंट्री में सिर्फ 4.1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे. अब वही नंबर पहुंच चुका है 18.2 करोड़ पे, यानी अ ग्रोथ ऑफ मोर देन 4 times. अलॉन्ग विद दिस यही रिटेल पार्टिसिपेशन का इफेक्ट हम हमारे मार्केट्स में भी देख सकते हैं. पिछले कुछ महीनों में लार्ज कैप 10% करेक्ट हो गया है. ऐसे तो जब भी लार्ज कैप 1% करेक्ट होते हैं तो उसी के सामने मिड और स्मॉल कैप 1.2 to 2 times तो करेक्ट हो ही जाते हैं. पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है. लार्ज कैप जहां पे 10% करेक्ट हुए, उसी के सामने मिड कैप सिर्फ 5 to 6% करेक्ट हुए और स्मॉल कैप तो सिर्फ 3 to 4%. दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ रिटेल पार्टिसिपेशन इन आवर कंट्री. अब हमारी अगली बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ है हमारा डिपेंडेंसी रेशियो. डिपेंडेंसी रेशियो मतलब पूरी की पूरी कंट्री में से कितना पॉपुलेशन 30 इयर्स के नीचे आता है. हमारी कंट्री का डिपेंडेंसी रेशियो पूरी की पूरी यूएस की पॉपुलेशन से 2 गुना ज्यादा है. एंड दैट इज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेंथ दैट वी हैव एज अ कंट्री. अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न्स तब देता है जब वो एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बनने के ट्रांजिशन में होती है, जो इस वक्त इंडिया के साथ हो रहा है. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थियोरी टू यू. यूएसए में ये डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री का ट्रांजिशन हुआ था 1949 के बाद, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. उस टाइम पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 6 टाइम्स से भी ज्यादा रिटर्न दिया था. यही सेम चीज जापान के साथ भी हुई. 1950 के टाइम पे जापान एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनने के ट्रांजिशन में था. उस टाइम पे निकाई 225 जो उन लोगों का इंडेक्स है वो 76 टाइम्स ग्रो हुआ फ्रॉम 500 to 38,000. एंड दैट इज नॉट इवन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. जापान के इंडेक्स को वापस इस स्टेज में पहुंचने के लिए 34 इयर्स लग गए. अब 2024 में जाके जापान ने सेम लेवल्स वापस से टच किए हैं जो उसने 1989 में टच किए थे जब वो एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन रही. यही चीज साउथ कोरिया के साथ भी हुई 1980 से 1990 के बीच में, जब उनका इंडेक्स 12 टाइम्स ग्रो हुआ. दिस इज अ प्रूफ कि सबसे ज्यादा रिटर्न्स किसी भी कंट्री में तब बनते हैं जब वो एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन रही होती है. सो दिस इज एग्जैक्टली दैट पॉइंट फॉर इंडिया.
हम वही ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जो ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज एक टाइम पे गुजर चुकी है। सो जितना पैसा हम इस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट से बना सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ द नेक्स्ट 10 to 20 years, शायद ही उसके बाद हम वैसे रिटर्न्स बना पाए। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इज इट द राइट टाइम टू बेट ऑन इंडिया? द आंसर इज 100% yes. देखो, गोइंग 3 steps फॉरवर्ड एंड देन टेकिंग 1 step बैक इज वेरी वेरी नॉर्मल। कोई भी अच्छा स्टॉक भी एक लाइन में ऊपर नहीं उठता। ये तो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी है। चैप्टर नंबर 4, the best investment themes for 2025. So to find out the best investment themes, you should follow the EIBC framework. What is EIBC framework? E stands for economic trends. सबसे पहले अब देखो कि हमारी कंट्री में क्या इकोनॉमिक ट्रेंड्स चेंज हो रहा है। हमने हमारे वीडियो में ही बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में बात करी। सबसे पहला तो लोगों के पास बहुत ज्यादा स्मार्टफोन आ रहा है एंड पीपल नाउ हैव एक्सेस टू इंटरनेट। दूसरा इकोनॉमिक ट्रेंड जो हम देख सकते हैं वो है कि लोग डिस्क्रिशनरी आइटम्स में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा इकोनॉमिक ट्रेंड। अब आप इसी इकोनॉमिक ट्रेंड को ड्रिल डाउन करके इंडस्ट्रीज तक पहुंचोगे। आई स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्री। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इस इकोनॉमिक ट्रेंड से बेनिफिट कर सकती है? इससे हमें एक बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस इंडस्ट्री दिख रही है हमारे सामने, विच इज क्विक कॉमर्स। लोगों के पास इंटरनेट का भी एक्सेस है और लोग डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे भी स्पेंड कर रहे हैं, यानी अब लोग कन्वीनियंस को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर सेविंग्स। सो इंडस्ट्री, क्विक कॉमर्स इज वन सच इंडस्ट्री which is going to benefit from this economic trend. अब इसी इंडस्ट्री के अंदर आप वो बिजनेसेस ढूंढोगे जिनके फंडामेंटल्स, जिनके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे हैं कि वो इस इकोनॉमिक ट्रेंड को अच्छे से लेवरेज कर सकती है। एंड इन द एंड सी स्टैंड्स फॉर कैटलिस्ट। क्या इस वक्त उस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा कैटलिस्ट है जो उसकी ग्रोथ को और ज्यादा पुश करेगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या इस वक्त गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फेवर कर रही है या पुश कर रही है? ये सारी की सारी चीजें भी आप अपने रिसर्च में फैक्टर इन करोगे बिफोर कमिंग अप विद द बेस्ट इन्वेस्टमेंट थीम। So this was the EIBC framework. यही EIBC framework को यूज करके we have come up with the best investment themes for 2025. सबसे पहला और सबसे obvious investment theme है क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स पिछले साल 100% के रेट से ग्रो हुआ है and it is not expected to slow down any time soon. क्विक कॉमर्स ने ऑलरेडी डीमार्ट जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा हेवी कंपटीशन देना शुरू कर दिया है एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू इयर्स कि हम टियर 3 और टियर 4 सिटीज में भी क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन देखना शुरू कर देंगे। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थीम है फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा हमने डिस्कस किया, विद द राइज इन डीमैट अकाउंट, विद द इंक्रीज इन रिटेल पार्टिसिपेशन, फाइनेंशियलाइजेशन इस पूरे के पूरे ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी। आज नो वन इज हैप्पी विद एफडी रिटर्न्स। कोई भी 6 to 8% रिटर्न्स बना करके खुश नहीं है। इसीलिए पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर फाइनेंशियल सर्विसेज। इसीलिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट थीम फॉर 2020। हमारा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट थीम है इंडस्ट्रियल्स और इसको चूज करने का एक सिंपल लॉजिक है China+1। इस वक्त चाइना फेड आउट होना स्टार्ट हो चुका है एंड वी हैव द टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू पुल China+1 ऑफ। So industrials जैसे कि aerospace and autocom are going to be very good investment themes for 2025. Our next and last investment theme for 2025 is product based IT companies. अभी तक इंडिया में मोस्टली सर्विस बेस्ड IT कंपनीज ज्यादा थी, लेकिन अब प्रोडक्ट बेस्ड IT कंपनीज जो बेसिकली B2B सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, those are going to be doing very well in 2025. So these were all the investment themes that we have picked following the EIBC framework. So these were the chapters for this video. I hope you all learned something new. As the new year is approaching, I feel very grateful for the community that we have built at Smart Money Club. हमारी community के कुछ members ने triple digit returns भी cross कर दिए हैं. So we are very happy for them. As a community, हमारी एक core value है to give back, which is why we are going to be launching an absolutely free YouTube series on swing trading. ये सीरीज आपको हमारे YouTube चैनल पे ही मिलेगी। ये सीरीज में आपको स्विंग ट्रेडिंग पे ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा and it is going to be absolutely free, no strings attached. So make sure you subscribe to the channel and make sure you watch every single episode of that series. On that note, I wish you all a very happy new year and I hope कि ये free swing trading series आपकी financial journey को एक perfect kickstart दे. I'll see you guys next time. Bye bye.